and again increased by 28.56%. Now it decreased by 62.5%. But a person used 217 gram currently while he consumed 124 gram previously. Find the percent change in the expenditure of person. फाइंड द परसेंट चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन कहता है चीनी के मूल्य में 16.66% तथा 28.56% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 62.5% की कमी की जाती है। अब एक व्यक्ति 217 ग्राम चीनी का उपभोग करता है। यदि प्रारंभ में 124 ग्राम चीनी का उपभोग करता था तो खर्च में परिवर्तन बताएं कि खर्च में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 16.66% इक्वल टू क्या होता है 1/6, ठीक है। फिर आपका 28.56%, 28.56% मतलब क्या होता है 28.56% मतलब 2/7। इतना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। और फिर आपका 62.5% है, 62.5% मतलब हम कहेंगे क्या कि 5/8। क्लियर है। यानी पहले दाम क्या था, ध्यान समझिएगा कि पहले दाम 6 था, आज दाम 1 क्या हो गया भैया, बढ़ गया है। 1 बढ़ गया है यानी आज दाम क्या हो गया, 7 हो गया है। क्लियर है। फिर कहता है कि फिर आगे क्या होता है कि दाम क्या होता है कि 7 होता है और फिर 2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है 7 से 9 हो जाता है, 7 से 9 हो जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है कि आगे क्या होता है, अगला स्टेप में क्या होता है कि पहले दाम 8 होता है और 8 से फिर क्या हो जाता है 5 घट जाता है। 8 से 5 घट गया, 8 से 5 घट गया मतलब कितना हो गया 3 हो गया। 8 से 5 घट गया मतलब कितना हो गया 3 हो गया। यहां से सबसे पहले तो हम लोग फाइनली प्राइस का रेशियो ज्ञात करते हैं। फाइनली प्राइस का रेशियो ज्ञात करते हैं कि फाइनली प्राइस का रेशियो क्या होगा। फाइनली प्राइस का रेशियो क्या होगा तो इसको ज्ञात करते तो ये 7 से 7 कट गया और यहां से काटोगे तो ये 3 दूना 6 कट गया, 3 दूना 6 कट गया सर, ठीक है, 3 दूना 6 कट गया। और यहाँ पे फाइनली देखिए कि फाइनली दाम हो गया 8 दूना कितना 16 और 16 से फिर ये 9 बच गया यहाँ पे, यानी फाइनली दाम हो गया 16:9। फाइनली जो दाम हो गया वो 16 क्या हो गया 9 हो गया, 16:9 हो गया। अब देखो अब होता क्या है कि एक व्यक्ति पहले जो कंज्यूम करता था वो 217 ग्राम, सॉरी अब जो कंज्यूम कर रहा है वो 217 ग्राम कर रहा है और जो कि पहले कंज्यूम करता था वो कितना 124 ग्राम, यानी पहले 124 ग्राम करता था, आज 217 ग्राम कर रहा है। तो यहां से उसके कंजम्पशन का रेशियो हम पता करते हैं कि कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा। तो आप देखेंगे सर की कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 31 चौके 124 और 31 सत्ते कितना हो जाएगा 217, यानी कंजम्पशन का रेशियो आ गया 4 कितना 4:7। यानी ये देखो ये जो 16:9 आया था ये क्या रेशियो आया था भैया, प्राइस का रेशियो आया था और ये किसका रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो है। अब यहां से प्राइस इंटू कंजम्पशन, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, तो 16 प्राइस है 4 यूनिट खा रहे हैं, मान लो कि 16 दाम है और 4 केजी खा रहे हैं, 16 दाम है 4 यूनिट खा रहे हैं, तो 16 चौका कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर, 16 चौका हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पे देखो कि प्राइस 9 है 7 खा रहे हैं तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा तो 63, यानी पहले एक्सपेंडिचर 64 था, आज एक्सपेंडिचर क्या हो गया 63 हो गया। कितने की कमी हो गई, खर्च में कितने की कमी हो गई, तो आप कहोगे सर खर्च में 1 की कमी हुई है। कहां से भैया, तो 64 से हुई है, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे आप लोग, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है और आपका उत्तर आ जाएगा 1.5625, 1.5625 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1.5625 ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, उत्तर आ जाएगा 1.5625 उत्तर आ जाएगा। तो पूछा खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें, तो पहले खर्च 64 था, आज खर्च 63 हो गया, कितना घट गया 1 घट गया, कहां से तो 64 से कितना परसेंट, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा ये आ जाएगा। जो भी हो पहले एक बार काट के देख ही लेते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि 16 चौके 64 और ये 25 चौके 100, ठीक है। 25 में 16 से भाग देना है, 25 में 16 से भाग देना है, तो आप देखेंगे कि 16 एकम 16 बच गया 9, 25 90 हो जाएगा, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 80 तो ये हो गया, फिर 10 हो गया, 10 हो गया यानी 100, 16 छक 96, हाँ 1.5625 भी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा,
1.5625 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल डाउट में आ रहा था बहुत सारे बच्चे का, हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि ये डाउट बहुत हाईलाइटेड था जो कि आप लोग नहीं डील कर पा रहे थे। तो सबसे पहले हम इसी सवाल को उठाए हैं ताकि आप लोगों का डाउट भी क्लियर होते चले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, अगला सवाल है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई, देखो क्लियर है नहीं क्लियर है, यस या नो फटाफट बता दीजिएगा। पहले जितने भी लोग हैं क्लियर है नहीं क्लियर, ये फटाफट आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ, ये फटाफट आप लोग बता दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जितने भी लोग हैं फटाफट बता देंगे कि क्लियर है नहीं क्लियर है। देखो भाई क्लास मत छोड़ो और लगातार क्लास करो, देखो कोशिश करो। प्रॉब्लम हमारे तरफ साइड से थी और दिक्कत थोड़ी सी हुई थी। तो जितने भी लोग हैं फटाफट बता दें आप लोग कि क्लियर है नहीं क्लियर है। आवाज वगैरह जा रही है, यस या नो। देखो भाई क्लास मत छोड़ो और आवाज तो एकदम तगड़ा है भाई, आवाज तो एकदम तगड़ा है। काकोली यस क्लियर है। तो अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अगला सवाल है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 26%। अब देखो शुगर का जो दाम है वो 26% बढ़ जाता है। ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है, यानी पहले शुगर का दाम 100 था, आज 26% बढ़ गया, मतलब 126% हो गया। देन डिक्रीज्ड बाई 42.84%। 42.84%, 42.84% मतलब क्या हो जाएगा आप जानते हैं। 42.84% मतलब क्या हो जाएगा 3/7। देन डिक्रीज्ड बाई 42.84% मतलब पहले दाम 7 था, आज दाम 3 घट गया। पहले दाम 7 था, अब आज दाम कितना हो गया 3 घट गया, यानी 7/3 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। 3 घट गया तो कितना हो गया भैया, तो 4 हो गया। क्लियर है, 3 घट गया तो 4 हो गया। क्लियर है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर। अब इसके बाद कहता है कि फैमिली परचेज 103 kg 103.5 kg मोर शुगर, सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओनली 23 सही 3/4। अब यहाँ पे देखो कि 23 सही 3/4, 23 सही 3/4% मतलब आपका हो जाएगा कितना, 23 सही 3/4% मतलब आपका हो गया सर कितना हो जाएगा 23 सही 3/4, यानी 23 चौके 92, 3 95/4, यानी 19 बटा कितना हो जाएगा 80। 19 बटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 19/80 कहने का मतलब है कि पहले जो खर्च था, यानी फाइनली हम यहाँ से फाइनली प्राइस हम निकालते हैं तो आप देखोगे कहोगे कि सर 18/26 से ये कट गया और इसको काटोगे तो सर ये आपका हो गया 25, यानी 25/18। फाइनली प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है भैया, तो 25/18 है। क्या है 25/18 है, 25/18 है। और अब देखो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 19/80, यानी पहले एक्सपेंडिचर 80 था, आज 19 बढ़ गया। पहले एक्सपेंडिचर 80 था, आज 19 बढ़ गया। एक्सपेंडिचर क्या था पहले 80 था, आज एक्सपेंडिचर 19 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 99। आज एक्सपेंडिचर 19 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 99। क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन का रेशियो क्या निकालेंगे हम लोग, कंजम्पशन का रेशियो पहले तो निकालेंगे। तो कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे 2 रुपए किलो चीनी है और 20 रुपए की चीनी खाए हैं तो कितना केजी खाए हैं, तो 20 में हम लोगों को 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 रुपए केजी चीनी है, 20 रुपए की चीनी खाए हैं तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि 20 में 2 से भाग देना पड़ेगा। यानी एक्सपेंडिचर में जब प्राइस से हम लोग भाग देंगे तो हमारा कंजम्पशन निकलेगा। एक्सपेंडिचर हमारा 80 है और 80 में जब प्राइस कितना हमारा भैया 25, इससे जब भाग देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। उसी तरह से 99 में भाग दे देंगे हम लोग किससे 18 से, तो ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5×5 = 25 और 16×5 = 80। यहाँ पे देखो कि 2 9 18 और 11 9 99, यानी क्या हो गया बच्चों, फाइनली क्या आ गया, ये मिटा लेते हैं हम लोग, इसकी अब जरूरत नहीं है ना। फाइनली क्या हो गया, तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन का जो रेशियो आ रहा है फाइनली वो क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है 16/5। 16/5 रेशियो क्या आ जा रहा है 11/2। 11/2 ये रेशियो, यानी 16 दूनी 32
और ये 11 कितना 55, 11 कितना 55, यानी पहले कंजम्पशन 32 था, आज कंजम्पशन कितना हो गया 55 हो गया। पहले कंजम्पशन 32 था, आज कंजम्पशन कितना हो गया भैया 55 हो गया। कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कितना ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, कितना ज्यादा चीनी ले पा रहा है वो, तो आप कहोगे सर कि 23 ज्यादा ले पा रहा है। कितना ज्यादा ले पा रहा है 23 ज्यादा ले पा रहा है, जो कि सवाल में बोला है कि कितना ज्यादा ले पाता है सर 23 ज्यादा ले रहा है, जो कि सवाल में बोला है कि कितना ज्यादा लेता है तो 103.5 kg। कितना ज्यादा लेता है तो 103.5 kg, यानी 23 का जो दाम है, 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो 103.5 है। तो यहां से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 23 पचे 15 से 23 चौके 92, यानी 4.5 kg। कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है कि तो बताएं वर्तमान उपभोग क्या है। तो पहले जो कंजम्पशन था वो 32 था, आज जो कंजम्पशन है वो 55 है। तो 55 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 55 की वैल्यू निकालेंगे तो 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 55 इंटू का कितना 4.5, 55 इंटू का 4.5 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 247। कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा फाइनली कितना, गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 247.5 kg, 247.5 kg। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 247.5 kg। ये फाइनली आपके सवाल का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे सवाल हम लोग बढ़ रहे हैं, देखो चैप्टर अबाउट टू फिनिश जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल की लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगली क्लास जो होने वाली है इस पे वो DI की होने वाली है। अगली क्लास जो इस पे होने वाली है वो DI पे होने वाली है, ठीक है। DI में कैसे कैसे सवाल परसेंटेज से पूछे गए हैं उस पे चर्चा होगी। तो देखो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो है वो अपने इनकम का 75% क्या करता है, खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द परसेंट चेंज इन सेविंग। तो सिंपल सा ये तो सवाल सिंपल सा है। ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपका क्या हो गया सर, सेविंग हो गया। तो मान लेते हैं कि इनकम किसी बंदे की 100 है और उसमें से वो 75% खर्च करता है, 75 खर्च करता है, तो उसकी सेविंग कितनी 25, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। आज उसके इनकम में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। देखो नहीं समझ में आएगा बेहिचक बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा बेहिचक बोलिएगा, ठीक है। आज उसके इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब आज उसका इनकम कितना हो गया 120 हो गया। खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, यानी पहले 75 खर्च था, आज 10% बढ़ गया, यानी 82 क्या हो गया 5 हो गया। आज 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 82.5 हो गया। अब देखो कि 120 कमा रहा है सर, उसमें से 82.5 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 120 में से 82.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 37.5 आ जाएगा। यानी आप देखिए कि पहले सेविंग 25 था और आज सेविंग उसका कितना है 37.5 है। पहले सेविंग 25 था, आज उसका सेविंग 37 क्या है 5 है। तो देखिए कि सेविंग कितना बढ़ गया सर, तो सेविंग कितना बढ़ गया, तो सेविंग बढ़ गया आपका कितना, तो 12.5 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा भैया, तो 25 से बढ़ा, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। और इस प्रकार जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा 50%। आपका जो उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है, आपका जो उत्तर आएगा वो 50%। देखो चांदनी का उत्तर आ गया था, है ना, अनिमेश का भी बी आ गया था उत्तर, वेरी गुड। तो देखिए रात में हुआ क्या कि पहले तो वो महिंद्रा वाली क्लास चली, उसके बाद फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे जो कि सुबह आप लोग के सामने पब्लिश हुई है, और उसके बाद नींद आ गई, लैपटॉप खुला रह गया और हमें लगा कि बंद कर दिए थे, उसकी बैटरी खत्म हो गई। तो वही लाइन का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट हो गए हम लोग, ठीक है। और रेगुलर क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, प्रॉब्लम आप लोग को पता है ऑलरेडी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल क्या कहता है कि ए इनकम इज 57% ऑफ बी इनकम। ए का जो इनकम है वो 57% ऑफ बी इनकम है।
ए का जो इनकम है वो 57% ऑफ बी इनकम। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 57 नहीं बल्कि 57 4/7 है। 57 4/7% है, ठीक है। 57 4/7% है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो 57 4/7% मतलब क्या हो जाएगा? 57 4/7% मतलब हो जाएगा 4/7, यानी ए की इनकम बी की इनकम का 4/7 है। ध्यान समझिएगा, ए का जो इनकम है वो बी के इनकम का 4/7 है, यानी बी का इनकम 7 है तो ए का इनकम क्या है? 4 है। बी का इनकम 7 है तो ए का इनकम क्या है? 4 है। हम करते क्या है कि 2-2 जीरो चिपका लेते हैं, 2-2 जीरो क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुधार लीजिएगा सवाल को, 57 4/7 है, ठीक है। 57 4/7 है, इस सवाल को सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक के काम हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बोलता है कि ए इनकम इज 525% मोर। ध्यान समझिएगा, 525% मोर देन बी सेविंग, मोर देन बी सेविंग। कहता है ए का जो इनकम है वो बी के सेविंग से 525% ज्यादा है, बी के सेविंग से 525% ज्यादा है। मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, बी का सेविंग मान लेते हैं कि 100% है। तो ए का जो इनकम है वो क्या है? बी के सेविंग से 525% ज्यादा, मतलब क्या है? 625% है। बी के सेविंग से 525% ज्यादा। मान लिया जाए कि बी की जो सेविंग थी वो 100% थी, तो ए का जो इनकम होगा वो ए का जो इनकम है वो बी के सेविंग से 525% ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा? 625% हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 625% इज इक्वल टू कितना? 400। 625% इज इक्वल टू ए की इनकम कितनी है? 400 है। तो यहाँ से हम लोग बी की सेविंग निकालते हैं, 100% निकाल लेते हैं। तो बी की सेविंग निकालते हैं 100%, तो क्या हो जाएगा? 400 × 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 625। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 25 से कट जाएगा और ये 25 25 से कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 8 200, 25 16 चांस में कटेगा, यानी 16 चौके कितना? 64, यानी 64। यानी बी का जो सेविंग है वो 64 है। बी का जो सेविंग है ये इनकम है, ध्यान समझिएगा, ये इनकम है ना। और सेविंग की बात करें तो बी का जो सेविंग है वो कितना है? 64 है। बी का जो सेविंग है वो 64 है। इसका मतलब है कि बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो 700 में से 64 घट जाएगा, यानी कितना? 636। 700 में से 64 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भैया? 636। 636। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए की जो सेविंग है, ध्यान समझिएगा, ए की जो सेविंग है, स्टेप हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ए की जो सेविंग है वो क्या है? ए की जो सेविंग है वो बी के खर्च के 16.66% के बराबर है। बी के खर्च के 16.66% के बराबर है। तो बी का खर्च आप देख रहे हैं कितना है? 636 है। और 636 का 16.66% निकालोगे, 16.66% मतलब 1/6। 1/6 निकालोगे मतलब कितना हो जाएगा? 106 रुपया। कितना हो जाएगा? 106 रुपया। यानी बी का जो सेविंग हो गया वो 106 रुपया। बी का जो सेविंग हो गया वो 106 रुपया। अब बोलता है ए तथा बी के बचत का अंतर 315 रुपया है। ए और बी के बचत का जो अंतर है वो 315 है। ए का बचत 106 और बी का बचत 64। इन दोनों का अंतर क्या है भैया? 315 है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अंतर कितना है? तो 6 में से 4 गया तो 2 और 10 में से 6 गया तो कितना? 4, यानी 42 का अंतर है। कितने का अंतर है भैया? 42 का अंतर है। अब देखिए ये 42 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है, 42 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 315। क्वेश्चन बोल रहा है कि 315 का अंतर है और हम बोल रहे हैं कि सर 42 का अंतर है, यानी ये 42 यूनिट की वैल्यू 315 है। 42 यूनिट की वैल्यू 315 है। तो पूछा है कि ए और बी का औसत आय ज्ञात करें। ए और बी का औसत आय ज्ञात करें। तो देखो ए का इनकम 400 और बी का इनकम 700 है ना। ए का इनकम 400 और बी का इनकम 700। तो 42 आम का दाम है 315। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 7 28 7 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
एक यूनिट की वैल्यू 7.5। अब यहाँ से बोला है ए और बी का औसत, तो देखो 400 और 750 टोटल हो, सॉरी 400 और 700 हो गया 1100 और 1100/2 औसत बोला है ना, तो 1100/2 करेंगे यानी कितना 550। 550 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 550 इंटू कितना हो जाएगा 7.5। 550 इंटू कितना हो जाएगा 7.5। तो आप इस तरह से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 4125। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा उत्तर, ठीक है 4125, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4125 ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अनिमेश देख लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आपका। 4125 ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 4125 ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 550 4125 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में, समझ में आ रहा है? यस या नो फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सभी को? यस या नो फटाफट बता दीजिए। यस या नो फटाफट बता देंगे कि हाँ क्लियर है, नहीं क्लियर है। ठीक है, 4125 हो जाएगा उत्तर, फाइनली 4125 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल है कि आफ्टर 3 सक्सेसिव राइज आफ्ताब सैलरी बिकम्स इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाई 125 ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। कहता है 3 क्रमागत वृद्धि के बाद आफ्ताब की जो आय है वो उसकी प्रारंभिक आय का 378/125 गुना है। 378/125 गुना है। प्रथम बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी यदि तीसरी वृद्धि दूसरी वृद्धि का दुगना और दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि का दुगना है। ठीक है, दूसरी वृद्धि पहली वृद्धि का दुगना है। अब यहाँ पे मैटर जो आता है वो बड़ा लफड़ा वाला काम है। पावर जो यहाँ पे चढ़ने लगेगा वो पावर 3 होने वाला, मतलब कि पहले पढ़ाओ, मान लो कि पहले x%, फिर अगला साल क्या हो गया 2x% बढ़ गया, फिर अगला साल क्या हो गया 3x% बढ़ गया, और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 378/125 हो गया। यानी फाइनली स्टार्टिंग में 125 था और फाइनली 378 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग x मान के सोल्व करते हैं तो बहुत लंबा लिफाफा है और बिना x माने सोल्व होगा भी नहीं। तो दूसरा जो अप्रोच बनता है वो दूसरा अप्रोच क्या बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि ये 125 है, मतलब पहले सैलरी 125 थी, अब सैलरी उसकी कितनी हो जाती है 378 हो जाती है। पहले उसकी सैलरी 125 यूनिट थी और आज उसकी सैलरी 378 यूनिट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि हमारा बेस पहले तो 5 आ जाएगा तब हम काम कर सकते हैं। बेस हमारा अगर 5 आ जाता है तब हम काम कर सकते हैं। अगर देखो सबसे पहले करना क्या होगा, इस सवाल को आपको करना क्या है, बाई ऑप्शन खेलना पड़ेगा। बाई ऑप्शन खेलना पड़ेगा। अगर बाई ऑप्शन नहीं खेलते हैं तो ये सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत ज्यादा समय लेगा, आपसे बहुत ज्यादा समय लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि 10% मतलब क्या हो गया, 10 मान लेते हैं कि 10% मतलब क्या हो जाता है 1/10। तो ये पहला मान लेते हैं कि 10% है, तो अगला क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा सर, तो इसका दुगना यानी 40% हो जाएगा। 40% मतलब 2/5, 20% मतलब 1/5 और 10% मतलब 1/10। यानी पहले 10 था, फिर बढ़ के 11 हो गया, फिर आपका 5 था बढ़ के 6 हो गया, फिर 5 था फिर बढ़ के 7 हो गया। तो यहाँ से आप देखते हैं कि क्या आपका पॉसिबल हो पाता है। तो ये देखो कि 5 दूना 10 हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखते हो श्रीमान, यहाँ से आप देखते हो तो 5 × 25, 25 × 25 125 तो हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 11 × 3 = 33 और 33 × 7 करते तो 3 × 7 = 21 यूनिट डिजिट 1 होता है। जब
यूनिट डिजिट होता है तो हम कहेंगे ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी तरह से आपको बाई ऑप्शन खेलना पड़ेगा और हम लोग ऑप्शन नंबर डी लेके चलते हैं और कहते हैं कि 20%, तो अगला हो जाएगा फिर कितना 40%, फिर अगला हो जाएगा कितना 80%। तो 20% मतलब 1/5, 40% मतलब 2/5, 40% मतलब क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। 40% मतलब क्या हो गया 2/5, 80% मतलब क्या हो जाएगा 4/5, 80% मतलब क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर है। तो अब इस तरह से आपका ये आ गया फ्रैक्शन। अब इसमें चेक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चेक करेंगे तो क्या बनेगा कि 5 से ये 6 हो गया, फिर 5 से ये 7 हो गया, फिर 5 से ये क्या हो गया 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 5 से 4 बढ़ गया 80%, 5 से 4 बढ़ गया मतलब कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 5 गुना 5 गुना 5 125 तो आ जा रहा है। यहाँ से देखते हैं तो 6 सते 42, अब 42 गुना 9 करते हैं तो हमारा 378 भी आ जा रहा है, यानी 125/378 हो जा रहा है। तो ऐसे सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन ही जाना पड़ेगा और कोई इसका चारा नहीं है। अगर इसके अलावे और कोई दूसरे ऑप्शन से आप जाते हैं तो एक्स लगा के जाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर है, यस या नो फटाफट बता दें। देखो अनिमेश का उत्तर आया, चांदनी का उत्तर आया। देखिए बहुत कम लोग जुड़े हैं, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। खैर टाइम थोड़ी सी ये चेंज हुई है, चेंज हो गई थी टाइम, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है। और दूसरी चीज हम आप लोग को ये भी बता दें कि जितने भी लोग जुड़े हैं, हम सबसे पहले तो ये बता दें आप लोगों को कि ये जो 8 दिन क्लास आपकी नहीं हुई, ये जो 8 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि जैसे ही महीना पूरेगा मैं आपसे पैसे ले लूंगा। ये 8 दिन आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। जैसे मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि 15 तारीख से तुम्हारी बैच स्टार्ट हुई, ठीक है। 8 दिन क्लासेस बीच में हम नहीं करा पाए, ये हमारी फॉल्ट थी। अब रीजन जो भी है हमारी मजबूरी थी, जो भी था, तबीयत खराब था, तो जिस कारण से हम क्लास नहीं करा पाए ये हमारी फॉल्ट थी। हम 8 दिन क्लास नहीं करा पाए आपकी, तो ये 8 दिन आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। मतलब समझो कि महीने तुम्हारे 23 से लगने वाले, अगर 15 से स्टार्ट हुई है बैच तो 23 से लगने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लाइएगा कि पूरे महीने का पैसा ले लिया मास्टर और 8 दिन का ये कर दिया, तो वैसा कुछ दिमाग में नहीं लाइएगा। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, बस आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और कल सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कल सभी लोग 11 बजे ट्विटर पे हैशटैग लगाना जरूरी है ना। आवाज उठाओ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगला सवाल हम लोग के स्क्रीन पे आता है। देखो कम सवाल करेंगे, तगड़े तगड़े सवाल जो कि डाउटफुल सवाल थे आपके, वो सारे सवाल आज हमने उठाया है। जो भी डाउट था आपका, जो भी डाउट हम देख रहे थे ग्रुप वगैरह में जो चल रहा था, बहुत सारे लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं किए। सब लोग देखो एक दूसरे का सपोर्ट करो। अब तुम सोचोगे कि सारी की सारी सीट हम बना दें, तो फिर हो सकता है कि अगर तुम्हारे मन में अगर ये चीजें चल रही है कि सारी की सारी सीट हम बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीट में एक पे एक सारे सवाल एक पर एक 11 हैं, सारे मेहनती सवाल हैं। अगर आप इस पूरे सीट को बना देते हैं तो कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि परसेंटेज की कोई सवाल छूटने वाली आपसे नहीं है, परसेंटेज की कोई सवाल आपसे छूटने वाली नहीं है। ये पूरे सीट को ध्यान से देखो, 2 ही चैप्टर है भाई, एक तो आपका रेशियो और एक आपका क्या है परसेंटेज। अगर ये 2 चैप्टर क्लियर हुआ तो समझो कि तुम अर्थमेटिक क्लियर कर चुके। उसके बाद कोई चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर ये 2 चैप्टर क्लियर है तो आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों बेस है, बैकबोन है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को क्लियर करो। अब देखो सवाल क्या कहता है कि अ पर्सन स्पेंड्स एंड सेव हिज टोटल इनकम इन द रेशियो 9:2 if his expenditure on house rent, cloth, food and medicine are in the ratio 4:7:6:8, his expenditure on house rent, cloth, food and medicine are increased by 10%, 9%, 7.5% and 6.25% respectively. If the person deposited 36% of his saving in Vijaya Bank, then his deposit in Vijaya Bank is how much percent of increased expenditure
हाउ मच परसेंट ऑफ हिज इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर, इंक्रीमेंट इन हिज एक्सपेंडिचर, ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंक्रीमेंट इन हिज एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सेविंग, इंक्रीमेंट इन हिज एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सेविंग। कहता है कि एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 9:2 है। चलो आ जाओ सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर हम लोग छोटा करके ले लिए हैं कि एक व्यक्ति के खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च और सेविंग का जो रेशियो है वो 9:2 है। क्या है? 9:2 है। मतलब इनकम की बात करें तो इनकम उसकी कितनी होने वाली है? 11। इनकम मतलब कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अरे 9 रुपया खर्च करता है, 2 रुपया बचाता है, इसका मतलब 9 और 2 कितना कमाता है? तो 11 कमाता है। यही तो कह सकते हो कि 9 और 2 कितना कमा रहा है सर? तो 11 कमा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे बोला है क्या, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि घर का किराया मतलब हाउस रेंट, कपड़ा मतलब क्लॉथ, भोजन मतलब फूड, और क्या है? भोजन और मेडिसिन, और इस पे जो खर्च का जो अनुपात है वो आपका क्या है? 4:7:6:8 है। खर्च का जो अनुपात है वो 4:7:6:8 है। 4:7:6:8 खर्च का जो अनुपात है वो 4:7:6:8 है। अब देखो यहाँ पे बोला है क्या कि घर किराया, कपड़ा, भोजन और दवाओं का खर्च क्रमशः 10%, 9%, 7.5% और 6.25% इंक्रीज करें। देखो परसेंट लगा दिया तो हम ऐसा करते हैं कि 2-2 जीरो चिपका लेते हैं। परसेंट लगा दिया तो हम क्या करते हैं? 2-2 जीरो क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। और यहाँ पे देखो कि 400 का 10% बढ़ गया, 400 का 10% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया भैया? तो 40। 700 का कितना बढ़ गया? तो 9% बढ़ गया, तो 700 का 9%, 900 से कितना? 63। 600 का 7.5% बढ़ गया, यानी 7 का 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, क्लियर है? ये समझ रहे हैं। और 800 का कितना बढ़ गया? तो 6.25%, 6.25% निकालेंगे तो 1/16 यानी कितना बढ़ गया भैया? तो 50। कितना बढ़ गया? तो 50। 6.25 मतलब 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1 25, 25/4, 1/16, 16/85 से यानी कितना? 50। यानी अगर हम देखते हैं कि टोटल जो उसका इंक्रीमेंट होता है, टोटल इंक्रीमेंट कितना होता है? तो 5 3 8 और 5 4 9 9 6 15 15 4 कितना? 19। यानी टोटल इंक्रीमेंट 198 का होता है। टोटल इंक्रीमेंट कितने का होता है? 198 का होता है। टोटल इंक्रीमेंट 198 का होता है। अब यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट 198 का है और ये देखना है क्या कि 198 का जो इंक्रीमेंट है, 198 का जो इंक्रीमेंट है, टोटल इंक्रीमेंट 198 हो गया। और बोलता है कि वह अपनी बचत का 36 अपनी बचत का 36% विजय बैंक में जमा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि जमा की गई राशि उसके नए खर्च का कितना प्रतिशत है। जमा की गई राशि नए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1.98 जो है ये जो 198 है, ये सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 198 ये 1100 का कितना प्रतिशत पड़ जाता है। हाँ, ये 1100 इनकम का नहीं, एक्सपेंडिचर कितना भाई? 900 का कितना प्रतिशत पड़ जाता है। तो इंटू 100 अगर हम यहाँ से देखें तो ये थोड़ा सा कितना प्रतिशत पड़ जाता है? 10%, 9%, 7.5% इतना हो गया। और व्यक्ति अपनी बचत का 36% क्या करता है? विजय बैंक में जमा करता है। खर्च में होने वाली वृद्धि, जो खर्च में वृद्धि होता है वो इसके किससे काटा जाता है? वो इसके इनकम से काटा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इसका टोटल जो हम खर्च लेके चले हैं वो 400, 700, 4 7 11, 11 6 17, 17 8 कितना? 2500 लेके चले। यानी ये जो हम यहाँ पे गलती कर गए, ये जो 2500, ये 198 जो बढ़ा है 198, ये देखना है कि 2500 टोटल जो हम खर्च लेके चले हैं, 2-2 जीरो चिपकाने के बाद 2500,
का कितना प्रतिशत पड़ता है, तो इंटू 100 तो 25 अठे 200, यानी राउंड फिगर आप ले सकते हैं यहाँ पे, और राउंड फिगर आप ले सकते हैं कितना परसेंट, तो 8%। यानी उसका जो खर्च है वो 8% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका जो खर्च है वो कितना परसेंट बढ़ गया, तो 8% बढ़ गया। ध्यान समझिएगा, खर्च जो है वो 8% क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अब देखो कि पहले खर्च 9 था और आज 8% बढ़ गया, यानी 9 गुना 8%, 8/100 कैलकुलेट करेंगे तो उसका खर्च 0.72 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 0.72 बढ़ जाता है, यानी नया खर्च क्या हो जाता है, 9.72 हो जाता है। नया खर्च क्या हो जाता है बच्चों, 9.72 हो जाता है। और नया सेविंग जो ये खर्च बढ़ा 0.72 जो ये खर्च बढ़ा है वो इसके सेविंग से काटा गया, यानी करंट सेविंग इसकी क्या हो जाएगी, करंट सेविंग हो जाएगी। 2 में से आपको 0.72 माइनस करेंगे तो करंट सेविंग हो जाएगा 1.28। करंट सेविंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा। करंट सेविंग जो होगा वो 1.28 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक के कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। तो ये चीजें हम रफ कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर। अब यहाँ के बाद आपसे बोलता क्या है कि वह व्यक्ति अपनी बचत का 36% विजय बैंक में जमा करता है। तो बचत उसकी करंट बचत कितनी है, 1.28 है, 1.28 है। और इसका 36% वह क्या करता है कि विजय बैंक में जमा करता है। इसका 36% विजय बैंक में जमा करता है, जो कि विजय बैंक में जमा करता है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करें कि जमा की गई राशि उसके नए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो जमा की गई राशि ये हो गई, जमा की गई राशि। नया खर्च, तो नया खर्च कितना है भैया, तो 9.72। नया खर्च कितना है, 9.72 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 36% था तो ये पे पहले तो 100 कर लेते हैं, का कितना प्रतिशत है, तो ये आप खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो कि ये पॉइंट से पॉइंट भी हम काट सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट भी हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। पॉइंट से पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करो तो देखोगे कि 4 9 के 36 और यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा, 108। 9 चांस में काटे हैं तो 108। क्लियर है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से अगर ये इसको हम काटे तो 4 से अभी और ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी 27 चौका 108। 27 चांस में ये कट गया, 27 चांस में ये कट गया। तो अब हो गया फाइनली 128 बट्टा का कितना, 27। 128 बटा का 27, तो 27 चौका 108, 27 पचे 135, यानी 4 कितना आ जाएगा, 4.74%। 4.74% ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 4.74% ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, 4.74% ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो देखिए जो भी सवाल रखे गए हैं श्रीमान, जो भी सवाल रखे गए हैं वो सारे के सारे तगड़े तगड़े सवाल रखे गए हैं, है ना। तो ये जो पीडीएफ पूरा का पूरा बना दिया, समझो उसका परसेंटेज क्लियर हो गया, समझो कि उसका परसेंटेज क्लियर हो गया। उसको परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की ओर रुख अपनाते हैं। तो अगला सवाल आपका कुछ जाना पहचाना सवाल है और ये सवाल हम अपने YouTube पे भी करा चुके हैं कि इन एन एग्जामिनेशन 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड, 5% ऑफ स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड ये, हालांकि ये सवाल लगता है इस बैच में भी हो चुका है। एंड 5% आंसर नन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रिमेनिंग 25% ओनली 1 क्वेश्चन एंड 20%। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ है नहीं हुआ ये पहले बता दो, हमें लगता है ये क्वेश्चन हमने करा चुका है, ये क्वेश्चन हमने करा दिया है लगता है। आप लोग चेक करके बता दीजिए, हमें तो लग रहा है कि क्वेश्चन हमने कराया है। यस या नो फटाफट बता दीजिए, आप लोग फटाफट बता दीजिए।
तो कमेंट करने में देरी ना करो। आज तो चीजें आपके पास ज्यादा लेट नहीं जा रही होगी, आज ज्यादा लेट नहीं जा रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीजें सुधार की गई है। अब ज्यादा लेट नहीं जा रहा होगा आपके पास। चलिए, अगर हो भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर ना भी हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हो गया था सर, स्किप कीजिए। हाँ देखिए, अनिमेश करें हो गया था। चलिए ठीक है, तो ये सवाल हो गया था। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एज प्रभात वाज बाइंग अ बुक टू गिफ्ट हिज फ्रेंड, कहता है क्या कि चूंकि प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, ही फर्स्ट पेड द शॉपकीपर 60% ऑफ द मनी दैट ही हैड with him. However, he immediately realized that the amount he paid was only 80% of the price of the book. कहता है क्या कि चूंकि प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए वह पहले दुकानदार को अपने धन का 60% भुगतान किया जो उसके पास था उसका 60% भुगतान किया। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई है वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। वो पुस्तक की कीमत का केवल 80% है। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे 40% धन का भुगतान किया। अपने पास बचे 40% धन का भुगतान किया और बदले में किताब के साथ 15 रुपये प्राप्त किए। किताब के साथ 15 रुपये प्राप्त किए। तो बताएं कि पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची। पुस्तक खरीदने के बाद प्रभात के पास कितनी राशि बची। चलिए, तो देखिए, मान लो कि प्रभात के पास 100 था पहले, उसमें से उसने क्या कर दिया कि 60 दिया, 60% दिया, मतलब 60 दिया। 60 देने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वह किताब के दाम का मात्र 80% दिया है। किताब के दाम का, अगर 100 रुपया लेके चला था, मान लेते हैं कि 100 रुपया लेके चला था, तो 60 रुपया दिया। 60 रुपया दिया तो उसको पता चला ये किताब के दाम का ओनली 80% है। मतलब आप कहोगे कि सर किताब के दाम का 80%, यानी 80% ऑफ बुक इज इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं कि 60 है, तो बुक बराबर क्या हो जाएगा। बुक बराबर हो जाएगा कितना, तो 60। बुक बराबर हो जाएगा कितना, तो कितना हो जाएगा 60 गुना 100, 60 गुना कितना 100 अपॉन कितना हो जाएगा 80। 60 गुना 100 अपॉन क्या हो जाएगा 80। कैलकुलेट करोगे तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100, और 2 से इसको काटोगे तो 2 तिया 6, यानी बुक का जो दाम है वो कितना है 75 है। बुक का जो दाम है वो 75 है। इसके अनुसार जब हम 100 मान के चले हैं तब बुक का दाम कितना पड़ जाता है भाई, तो 75 पड़ जाता है। इसके बाद फिर होता क्या है कि इसके बाद इसके पास जो राशि बची वो कितनी बची है, 40 बची है। इसके बाद इसके पास जो राशि बची है वो कितनी बची है, 40 यूनिट बची है। कितनी यूनिट बची है, तो 40 यूनिट बची है। अब ये बची हुई राशि का 40% देता है। हाँ, बची हुई राशि का 40% देता है, यानी 40% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना निकलता है भैया, तो 16 निकलता है। 16 निकलता है, जबकि बुक का दाम कितना है 75 है। जबकि बुक का दाम कितना है 75 है, और पहले तो ये 60 दे चुका था और अब 16 देता है, मतलब फाइनली दे देता है कितना, तो 76 दे देता है। फाइनली कितना दे देता है, तो 76 यूनिट दे देता है। जबकि बुक का जो दाम है वो 75 यूनिट है। बुक का जो दाम है वो कितना है, 75 यूनिट है। तो दुकानदार इसको रिटर्न करता है। कितना रिटर्न करता है भैया, तो 1 यूनिट रिटर्न करेगा, जो 1 यूनिट बराबर रिटर्न कर रहा है इसको कितना, 15 रुपया। 1 यूनिट बराबर इसको रिटर्न कर रहा है कितना, 15 रुपया। 1 यूनिट बराबर रिटर्न कर रहा है कितना, 15 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। तो पूछा है, तो बताएं कि पुस्तक खरीदने के बाद इसके पास कितना पैसा बचता है।
तो देखो फाइनली पुस्तक खरीदने के लिए 75 यूनिट चाहिए था, 75 यूनिट चाहिए था, यानी 25 यूनिट बच जाता है। और 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक आम का दाम 15 है, तो 25 यूनिट का दाम 25 × 15 हो जाएगा, यानी कितना 375 रुपया। यानी पुस्तक खरीदने के बाद इसके पास जो पैसे बचते हैं वो कितने बचते हैं, 375। पुस्तक खरीदने के बाद इसके पास जो पैसे बचते हैं श्रीमान, वो कितने बचते हैं, 375 बचते हैं, 375 बचते हैं। बोलो क्लियर है, यस या नो, यस या नो, फटाफट बता दीजिए कि क्लियर है, यस या नो। जितने भी लोग हैं, देखिए अभी सभी लोग एसएससी स्कैम में बिजी हो गया है ना, सब अभी हैशटैग लगा रहा है। ये जरूरी भी है, हैशटैग लगाना जरूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ क्लास भी जरूरी है। मानते हैं कि टाइम थोड़ा सा अनवांटेड है, जो कि फिक्स टाइमिंग था, उस फिक्स टाइमिंग पे नहीं है हम लोग, तो ये हमारी भी फॉल्ट है। तो हम लोग फिक्स टाइम पे कोशिश करेंगे कि आए। कोशिश क्या करना है, कल से रहेंगे ही रहेंगे, है ना, तो फिक्स टाइम पे रहेंगे ही रहेंगे कल से। तो बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ वीडियो बाद में चाहते हैं कि बाद में वीडियो मिल जाए। कोई नहीं, सारी की सबकी अपनी अपनी सुविधाएं देखनी है, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, यस या नो, सबका क्लियर है। अनिमेश का क्लियर है, चांदनी का क्लियर है, वेरी गुड। यानी 2 ही लोग जुड़े हैं। सवाल थोड़ा सा टाइट चल रहा है, तो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, है ना, सवाल थोड़ा सा टाइट चल रहा है। और ये सवाल आप लोग क्या करिएगा, ये सवाल आप लोग बना के लाइएगा। ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो इस सवाल का ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले इस सवाल का ले लीजिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद देखिए हम सोल्व कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं सवाल को। देखो 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में 3 भाग हैं, ए बी सी, ध्यान समझिएगा। 100 प्रश्नों की एक परीक्षा है जिसमें 3 भाग हैं, ए बी सी शामिल है। भाग सी में 32 क्वेश्चन हैं, भाग ए और भाग बी में प्रश्नों की संख्या बराबर है, भाग ए और भाग बी में प्रश्नों की संख्या बराबर है। प्रत्येक सही आंसर के लिए एक विद्यार्थी को 3 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डेटा एक तैयार कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधी। तो सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो देखो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। एक पार्ट आपका ए है, एक पार्ट आपका बी है और एक पार्ट आपका सी है, ठीक है। पार्ट सी में 32 क्वेश्चन है, पार्ट सी में क्या है, 32 क्वेश्चन है। पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन की संख्या बराबर है, पार्ट ए में 34 और पार्ट बी में भी कितना हो गया, 34। पार्ट ए में 34 क्वेश्चन, पार्ट बी में भी 34 क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अब देखो डेटा क्या है कि अगर आप सही आंसर करते हो, अगर आप राइट आंसर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो 3 मार्क्स मिलेगा। यदि आप रॉन्ग कर देते हैं, यदि आप रॉन्ग कर देते हैं तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। यदि सवाल अनसोल्व रहा, यदि सवाल अनसोल्व रहा तो आपका 0.5 नंबर क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अगर सवाल आप नहीं बनाते हैं तो 0.5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 0.5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और प्रत्येक सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसा है, प्रत्येक सेक्शन में, सभी सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कि अगर आप गलत आंसर भी करते हो तो उसका नंबर नहीं कटता है। 3 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आप गलत आंसर भी करते हैं तो उसका नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा। 3 या कितना 9 क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसका गलत आंसर करने पे भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है, क्लियर है। अगर बोलता है क्या कि अमर और प्रेम, देखो कहीं पे अमर हो गया, कहीं पे अमन हो गया, ठीक है, तो इंसान 2 ही हैं, अमर और प्रेम है, ठीक है। अमर और प्रेम, ये कौन है सर, ये अमर है और ये प्रेम है, अमर है और प्रेम है। अमर और प्रेम जो है वो एक परीक्षा में उपस्थित होते हैं, समान परीक्षा में उपस्थित होते हैं। अमर कुल 75 क्वेश्चन का आंसर करता है, कितने क्वेश्चन का आंसर करता है, 75 क्वेश्चन का आंसर करता है। और जबकि प्रेम द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या
जबकि प्रेम द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों का 80% है। अमन 75% हल करता है, जबकि प्रेम द्वारा हल किए गए कुल प्रश्नों का 80% करता है। देखो थोड़ा सा इंग्लिश पे आ जाना, जब लैंग्वेज फंस जाए तो इंग्लिश पे भी देख लेना। अमर अटेम्प्टेड टोटल 75 क्वेश्चन वाइल प्रेम अटेम्प्टेड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाई अमर। अच्छा, अमर जितना क्वेश्चन बनाता है उसका 80% प्रेम बनाता है, उसका 80% प्रेम बनाता है। यदि अमर 75 क्वेश्चन सोल्व करता है तो इसका 80%, तो 75 का 80% हम लोग निकाल लेते हैं। 75 का 80% मतलब 4/5 यानी 15 चौके कितना। प्रेम जो है वो 60 क्वेश्चन बनाता है। प्रेम कितना क्वेश्चन बनाता है भाई? 60 क्वेश्चन बनाता है और उसके 90% सही थे। उसके 90% यानी इस 60 में से 90% यानी 9 चौका 54 क्वेश्चन इसका क्या था? सही था। 54 क्वेश्चन इसका क्या था? सही था। वे दोनों क्या बोला है लास्ट में? आप देख रहे होंगे कि लास्ट में आपसे बोला है कि वे दोनों जिन प्रश्नों के ऋणात्मक अंक नहीं है वे सभी प्रश्न बनाते हैं। मतलब वैसे प्रश्न को दोनों बनाता है जिसका कोई निगेटिव नंबर नहीं है, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है, ऐसे प्रश्नों को सभी लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक आप लोग सभी लोग क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि डेटा हम इरेज करेंगे, हम लिखेंगे कहाँ पे, है ना? डेटा इरेज करेंगे। अब बोलता है क्या कि यदि अमर 108.5 स्कोर करता है, अमर जो है वो 108.5 स्कोर करता है और उसके सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही हैं, उसके सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही हैं, गैर ऋणात्मक प्रश्न क्या हैं? सही हैं। तो बताएं कि उसके सही प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? उसके सही प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो सिंपल सा सवाल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्योंकि डेटा हम इरेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखो सबसे पहले तो टोटल स्कोर है इसका 108.5। इसमें से इसके सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही हैं, मतलब 3 तिया 9 क्वेश्चन, 3 तिया 9 क्वेश्चन इसके सही थे, यानी 9 तिया कितना? 27। 9 तिया कितना हो गया भैया? 9 तिया कितना हो गया? 27। 9 तिया कितना हो गया? 27। तो 108 में से पहले तो 27 घटा दीजिए। तो 108 में से 27 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, हमारे ख्याल से ये आपका हो जाएगा 81.5। 81.5। इसमें 27 जोड़ोगे 7 और 8 2 10, यानी 81.5। यानी 9 क्वेश्चन तो इसका इधर हो गया, 9 क्वेश्चन इधर हो गया, यानी 75 क्वेश्चन से 9 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, 9 क्वेश्चन माइनस कर दिया तो अब बच गया कितना? 64 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 64 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाइए और ये 64 क्वेश्चन सोल्व करके इसका स्कोर 81 पॉइंट क्या है? 5 है। ठीक है, तो देखिए 64 क्वेश्चन है। अब ये देखो 64 क्वेश्चन से उसका स्कोर 81.5 है। अब देखो कितना क्वेश्चन उसका क्या बोला है? उसके सही प्रश्नों की संख्या बताएं। तो सबसे पहले तो 64 क्वेश्चन में मान लेते हैं कि x क्वेश्चन उसने सही किया, x क्वेश्चन सही किया तो x गुना 3 नंबर, x गुना 3 नंबर मिला। ठीक है, x गुना 3, उसमें से इसका x क्वेश्चन सही है, बाकी 64 माइनस x उसका क्या हो गया? गलत हो गया। 64 माइनस x गलत हो गया तो माइनस के लिए एक नंबर कट रहा है, तो -1 इंटू 64 माइनस का क्या हो जाएगा? x। -1 इंटू 64 माइनस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये आपका जो गलत कर गया उसका नंबर कट गया। अब देखो इसने टोटल 100 क्वेश्चन का परीक्षा था, उसमें से 75 क्वेश्चन का ही उत्तर किया था, 75 क्वेश्चन का ही उत्तर किया था, यानी 25 क्वेश्चन का इसने उत्तर ही नहीं किया था, 25 क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं किया था। तो 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 इंटू 0.5, 25 इंटू 0.5 ये नंबर यहाँ से क्या करेंगे? घटा देंगे और फाइनली काट छाट के इसको नंबर मिला है 81.5।
काट छाट के इसको नंबर मिला है 81.5 और यहाँ से आपको ये चीजें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ये चीजें आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो आप सोल्व करेंगे तो देखेंगे सर, सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ जाएगा सर यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 64 माइनस का माइनस माइनस प्लस का x हो गया और ये माइनस का 12.5, तो हाँ माइनस का 12.5 12.5 इज इक्वल टू आपका हो गया 81.5। यानी अब आप देखिए कि ये हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 12.5 और 81.5 यानी कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब 82 2 84, 84 या 10 कितना हो जाएगा, 94, 94 4 98 यानी कितना हो जाएगा, 94 4 98 यानी 158 कितना हो जाएगा, 158। क्लियर है, जोड़ लीजिएगा। यानी फाइनली 4x बराबर कितना आ गया, सबको जोड़ना है। तो ये आपका 81 2 83, 83 10 93, 93 1 94, 94 4 98, 98 और 60 915 158। तो x बराबर आप 4 से भाग दे दोगे इसको, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 बच गया 3, 4 तिया 12 बच गया 3, 4 नमा का कितना 36 बच गया 2। यानी ये x बराबर पॉइंट में आ रहा, कहीं न कहीं माजरा गड़बड़ हो जा रहा भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक 108.5 स्कोर किया है। क्वेश्चन अगर हम, या फिर एक सेकंड, थोड़ा सा मामला यहाँ पे फंसते हुए दिख रहा। अब देखो कि अगर 75 पे लेके चलते हैं, 75 क्वेश्चन पे लेके चलते हैं तो x क्वेश्चन उसका सही है, तो 75 माइनस x आपका क्या होगा, गलत होगा। तो x गुना 3 माइनस का 75 माइनस x, ठीक है, और माइनस इसमें से आप घटा लीजिए क्या कि 25 क्वेश्चन मतलब 25.5 यानी 12.5 और इज इक्वल टू स्कोर है इसका 108.5। अब इसको इधर लेके जाते हैं तो ये आपका देखिएगा कि 120 121 हो जाएगा। यानी ये 3x माइनस का 75, 3x माइनस का 75 और प्लस का x इज इक्वल टू इधर हो गया आपका 120 121, ठीक है। ये 4x इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाओ तो 121 और 75 कितना हो जाएगा, 121 और 75 196, 5 1 6 7 2 9 196। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 4 9 36 49। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वो शुरू में हम ये घटा के गलती कर गए थे, शुरू में ये 9 क्वेश्चन आपका ये माइनस कर दिए थे, वो वहां पे गलत कर गए थे, वहां पे ये गलत कर गए थे। तो देखो ये जो सवाल है वो SBI PO मेंस है, SBI PO मेंस का सवाल है, SBI PO मेंस का सवाल है। 5 क्वेश्चन इस पे आया था, 5 क्वेश्चन, ये DI है, ठीक है, 5 क्वेश्चन इस पे आया था, SBI PO मेंस की सवाल है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल इसी पे कहता है, कि अमर के सभी गैर ऋणात्मक अंकन प्रश्न सही थे और प्रेम के केवल गैर ऋणात्मक प्रश्न गलत हैं। तो उनके स्कोर के बीच में कितना अंतर है, यदि अमर द्वारा हल किए गए प्रश्नों का 80% सही थे। अमर द्वारा हल किए गए 80% क्या थे, सही थे। अमर द्वारा हल किए गए 80% क्वेश्चन क्या थे, सही थे। तो चलिए कोशिश करिए। कहता है क्या कि अमर के सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही थे, अमर के सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही थे। तो एक बार छोटा सा डेटा, अमर जो है 75 क्वेश्चन बनाता है और प्रेम जो है वो 60 क्वेश्चन बनाता है, इसमें से इसका 54 सही होता है, और अमर के 80%, अमर के क्या होता है कि बोलता है कि अमर द्वारा हल किए गए प्रश्नों का 80% सही था। तो 75 का 80% यानी अमर का 60 क्वेश्चन सही था, अमर का 60 सही था और प्रेम का 54 सही था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बोलता है क्या, यहाँ पे बोलता है कि दोनों के स्कोर के बीच में कितना अंतर है, तो सबसे पहले तो देखो अमर का 60 क्वेश्चन सही था, तो सबसे पहले तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना कितना 3, 60 गुना 3 180। और बोला है क्या कि अमर के सभी गैर ऋणात्मक प्रश्न सही थे,
अमर का जितना भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन था वो सारे प्रश्न इसके सही हो गए, सारे प्रश्न इसके सही हो गए। गैर ऋणात्मक मतलब जिसके की नेगेटिव नहीं कटते वैसे सवाल इसके सही थे, यानी 60 गुना 3, उससे भी कोई वास्ता है नहीं। उसमें से अब देखिए कि 15 क्वेश्चन इसने गलत कर दिया, तो 15 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 15 इंटू 1 कट गया। 15 इंटू 1 यानी गलत होने पर 1 नंबर कटता है। ये चीजें आपको स्टार्टिंग में बताई गई, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया आपको कि अगर आप सवाल सोल्व नहीं करते हैं तो आपका 0.5 भी कटता है। तो अमर 75 क्वेश्चन से बनाया था, यानी 25 क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो 25 इंटू 0.5, 25 इंटू 0.5 ये भी आपका कटता है। यानी कुल मिला के अमर के स्कोर की बात करें तो अमर का स्कोर 180, माइनस का 15 और माइनस का 12.5, तो 180 और 15 15 30 यानी 150। 150 में अगर हम बात करें 2.5 जोड़ ले तो यानी कितना हो जाता है 152.5। ये किसका स्कोर आ गया, तो अमर का स्कोर आ गया। किसका स्कोर आ गया भैया, तो अमर का स्कोर आ गया। वहीं पे बात करें सर प्रेम की, वहीं पे बात कर ले हम प्रेम की, तो प्रेम का 54 क्वेश्चन सही होता है, 54 क्वेश्चन सही होता है। तो 54 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस का, अब देखो इसके गैर ऋणात्मक, केवल गैर ऋणात्मक प्रश्न गलत थे, केवल गैर ऋणात्मक प्रश्न गलत थे, यानी 60 ही क्वेश्चन ये बनाया है, 60 क्वेश्चन बनाया है जिसमें से 54 सही है। मतलब 6 जो इसका गलत था वो गैर ऋणात्मक गलत था, 6 जो इसका गलत हुआ था वो गैर ऋणात्मक जिसके की निगेटिव नहीं कटने वाले थे, वैसे प्रश्न गलत हो गए। तो वैसे प्रश्न गलत हो गए तो उसकी निगेटिव तो कटेगी नहीं, उसकी निगेटिव कटेगी नहीं, यानी साफ तौर पे इसकी कटेगी क्या, तो इसकी कटेगी क्या कि 40 गुना कितना 0.5, यही तो कटेगी। 40 गुना कितना 60 क्वेश्चन बनाया है जिसमें से 54 सही है, मतलब 6 गलत हैं, तो 6 गलत हैं और 6 वैसे गलत हैं जो कि इसके गैर ऋणात्मक हैं, जिसके नेगेटिव नहीं कटने वाले हैं वे गलत हैं। तो 54 गुना 3 ये आपका पूरा नंबर, उसमें से 40 गुना 0.5 कट गया, यानी 54 तिया कितना हो जाएगा 162। 162 में से आपका कितना 20 घट गया, यानी कितना 142। कितना नंबर आ रहा है भाई 142 आ रहा है। तो पूछा है कि दोनों के नंबर्स में क्या अंतर है, तो ए का स्कोर है 152.5 और बी का स्कोर है सर, बी नहीं सॉरी ये ए मने अमर है और पी मने प्रेम है, ठीक है। तो प्रेम का स्कोर है 142, दोनों में जो अंतर है सर वो कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 10.5 का अंतर है। दोनों के स्कोर में जो अंतर है श्रीमान वो 10.5 का अंतर है। दोनों के स्कोर में जो अंतर है वो कितने का है, तो 10.5 का अंतर है। बोलो क्लियर है, यस या नो, यस या नो पहले बता दीजिए फटाफट। क्लियर हुआ यस या नो, फटाफट बता दीजिए कि क्लियर हुआ है नहीं क्लियर हुआ, यस या नो फटाफट बता देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, यस या नो फटाफट बता दीजिए। जितने भी लोग हैं 2 ही लोग देख रहे हैं भाई, तो 2 ही लोग बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है नहीं क्लियर है। और इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, सभी लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मात्र एक ही सवाल ऐसे हुए हैं जो कि आसान थे, एक ही सवाल ऐसे हुए हैं जो कि आसान थे, और बाकी जो 3-4 सवाल 4-5 सवाल जो चली है वो सारे के सारे तगड़े सवाल चले हैं, सारे के सारे तगड़े सवाल चले हैं। क्लियर है भाई, कमेंट कर दो कौन कौन हो यहाँ पे, जो भी लोग हैं कमेंट कर दीजिए फटाफट कि हाँ सर क्लियर है। ऐसे ना किया करें, सभी लोग कमेंट करके बता दें कि हाँ सर क्लियर है नहीं क्लियर है। क्लियर है, ज्यादा भारी हो जा रहा है तो भी बोलिए, ज्यादा भारी हो जा रहा है तो भी बोलिए, हम सवाल को थोड़ा छोटा कर देंगे। सवाल को नहीं छोटा करेंगे, मतलब हल्का हल्का सवाल ले लेंगे। चलिए वेरी गुड। तो इसमें 3 सवाल और रह गए, ये डीआई में 3 सवाल और रहे हैं जिसको कि आप लोग बनाइएगा और बना के हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। और ये वीडियो आप लोगों के पास 4 बजे तक के पहुंचेगी, 4 नहीं 3 से 4 5 बजे तक के पहुंच जाएगी। 5 बजे तक के ये वीडियो आप लोग तक के पहुंच जाएगी। तब तक के लिए आज हम विदा लेते हैं और बाकी बातें हम लोग करेंगे। बाकी यदि किसी को कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सभी को।